हाय दोस्तों। आशीष शराबी। ईश्वर की असीम कृपा है, शराब के पहले जहरीले आशीष घूंट भाई। से दूर। हाय अपने आशीष भाई। हाय। और अपने शराबीपन से दूर। मेरी जो डेट ऑफ सोब्राइटी है वो 18 नवंबर 2021 है। और लकीली आज मैंने अपनी सोबर जीवन के 44 मंथ्स मैंने आज पूरे किए हैं अपने। और होप ग्रुप मेरा फिजिकल फिजिकल होम ग्रुप है। और प्रयास ग्रुप इंडिया मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप है। स्पॉन्सर मैंने लिए हुए हैं और 12 कदमों के माध्यम से एक सरल और सुखी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी होता हूँ, गिरता भी हूँ, लेकिन फिर उठ के फिर अपने कदमों के माध्यम से एक सुखी समृद्ध जीवन जीने की कोशिश मेरी एक एक दिन के हिसाब से सही अच्छी चल रही है। थोड़ा यार इतनी अब स्टोरी तो यार क्या बतानी, वो ना ऑलमोस्ट हम सबकी कहानी एक जैसी है ना। इमोशनली करप्ट हो चुका था, बहुत होपलेस कंडीशन में था, है ना। वो इंसेनिटी, वो पागलपन के दौर बिल्कुल अंत पे आ चुके थे। जीवन में सिर्फ एक ही उम्मीद थी या एक ही इच्छा थी कि शराब पी पी के मर जाऊं यार। क्योंकि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था, है ना। मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचा था ना, जैसे मेरी मेरी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन था शराब। और शराब को छोड़ने के लिए भी एक ही सोल्यूशन था शराब, कि शराब पीते पीते मर जाए यार, है ना। दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। क्योंकि जीवन में बहुत कुछ खोया था, ना कुछ बहुत ऐसी चीजें खोई थी। जीवन को बहुत बारीकी से देखा था। और यही लगता था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन शायद मेरे ईश्वर की इच्छा मेरे लिए कुछ और थी, है ना। वो मुझे मरने नहीं देना चाहता था, है ना। वो चाहता नहीं था कि मैं मरूं, इतनी जल्दी मरूं, क्योंकि शायद मेरा कुछ ना कुछ मेरे ईश्वर से मेरा कुछ काम बाकी है अभी भी, शायद इसलिए उसने मुझे अभी भी जीवित रखा। और इस सुंदर संस्था में ना मुझे बिल्कुल यार एक मौका मिला, है ना, अपने सुधार करने का, अपने जीवन में सुधार करने का। सोच के यार ये मैं यही आया था कि जो मुझे यही लगता था, है ना। मैं एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। घर में सब वेल टू डू थे ना। फादर भी, और ना मेरे ईच एंड एवरी मेंबर और रिलेटिव्स ना बहुत अच्छी, ना बहुत अ, ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ना मतलब हाई ऑफिशियल्स, बहुत अच्छी रैंक्स पे थे। तो बचपन से ही वही फीडबैक हुआ था ना, कुछ करना है तो अच्छा करना है, बड़ा करना है ना। फादर को दो ही चीजें हमेशा सुनी थी फादर से, कि आपकी पहचान दो ही चीजों से हो सकती है, या तो आपके पास पोजीशन है या आपके पास अगर पैसा है। तो कहीं ना कहीं वो जो पेरेंटिंग थी वो इस कदर से इस तरीके से हुई थी, जहाँ इन चीजों के प्रति मेरा आकर्षण जो है बहुत जल्दी हो चुका था, कि जीवन में या तो पैसा या तो पोजीशन। और उसी की लिए मेरी मेरे मेरे जीवन में एक ही उद्देश्य यही था बचपन से, कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, या मुझे बहुत अच्छी एक बहुत हाई ऑफिशियल रैंक पे जाना है। और घर की ना मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फैमिली थी, तो और जॉइंट फैमिली थी। मेरे फादर के सब जो उनके अपने ब्रदर्स थे वो भी सब साथ में रहते थे, तो वो डिसइंटीग्रेशन इन द फैमिली भी देखा था। मेरे फादर सबसे बड़े थे, तो सबको सबके लिए करना, है ना। जैसे पहले के जमाने में हुआ करता था, बड़ा भाई ऐसा राम का स्वरूप बोला जाता था, और उन्होंने वो सब अपनी सारे कर्तव्य किए उनके तरफ। और उसके बाद वो ये होना, है ना, जो एक नॉर्मल सा एक हमारी सोसाइटी में होता है, सबका अलग अलग हो जाना एक समय के आने के बाद। और उसके बाद मेरे घर में बड़े तनाव पैदा हुए ना। मेरे फादर उस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और देवर मेनी कॉन्फ्लिक्ट एट होम, है ना, कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ ना। तो वही ताना बना उसी में सब में उठा। और मेरे फादर बहुत सेल्फ मेड पर्सन थे, और डोमिनेटिंग नेचर के थे। उनके हिसाब से ही कपड़े पहनने होते थे, उन्हीं के हिसाब से काम करने होते थे, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ होता था। तो यार एक बड़े बंद मन से मैंने अपना जीवन या अपना बचपन शुरू किया था, बहुत बंद मन से। और मुझे लगता था कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा। लेकिन मेरी सोच मेरे परिवार के इर्द गिर्द ही रह गई यार। वो लड़ाई झगड़े देखना, मेरे फादर का अल्कोहलिज्म देखना। फिर एक बहुत अर्ली एज में, है ना, मेरा मेरे मेरे मेरा बड़ा भाई, है ना, एडिक्शन में आ गया था। और मेरा पूरा परिवार उनके पीछे लग गया था कि उसको ठीक करना है। वो 14-15 साल की उम्र में एडिक्शन पे आ गए थे, तो अपने ऊपर से सारा का सारा जो एक
माता पिता का एक जो केयर कंसर्न होती है वो सीधा ना एक बड़ूस वाले भाई के प्रति चली गई थी कि इसको ठीक करना है जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत एक यंग एज में वो एडिक्शन में आ गया था। तो घर का माहौल बहुत ज्यादा ना डिसफंक्शनल हो चुका था। फादर का डोमिनेटिंग नीचे देखा था, मदर के साथ लड़ाई झगड़े गाली गलौज, सुबह उठ के वही सब होता था, है ना। तो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी। और ना आई डोंट नो, है ना, मैं बड़ा बंद बंद रहने लगा। मैं मेरे अंदर बड़े ना चीजें, है ना, मैं अपनी अपनी अपने अंदर की बात ना कह नहीं पाता था, क्योंकि मेरे फादर का बड़ा डोमिनेटिंग नेचर था। और उनका बहुत ज्यादा पैसों के प्रति जो लगाव था, है ना, भले ही वो सारी चीजें पूर्ण करते थे, लेकिन उनका पैसों के प्रति या पैसों के प्रति जो खिंचाव था वो बहुत ज्यादा था। तो मुझे बड़ा डर लगता था उनसे अपनी छोटी छोटी समस्याएं कहने में। जो मेरी जरूरत की चीजें होती थी, जो मैं बचपन में एज एडल्टहुड जो मैं बड़ा हो रहा था, तो बड़ी ना बड़ी दिक्कत होती थी वो सब कहने में मुझे, है ना। अपने मुझे मुझे बुखार भी हो रहा है, मुझे कहीं दर्द भी हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, दांत में भी दर्द हो रहा है, तो मैं नहीं कह पाता था। मुझे लगता था मेरे फादर सबसे पहले ना पैसे को बीच में लेके आएंगे, है ना। भले ही वो बहुत बहुत ही अच्छी एक बहुत हाई ऑफिशियल रैंक से वो ना एक गवर्नमेंट सेक्टर से वो रिटायर हुए और बहुत अच्छी जॉब में थे, वो सब कुछ किया, लेकिन उनका एक वो नेचर था ना, तो वो मैं उनको अल्कोहलिज्म ही बोलूंगा। और तो मैं अपनी बातें ना कह नहीं पाता था। लेकिन सब में ना अम, मेरे जीवन में शराब बहुत जल्दी आ गई थी। शायद 16-17 साल में मैंने पहली बार शराब पी। और शायद मैंने उस आम आदमी की तरह शराब नहीं पी जो एक एक एडल्ट में आके पहली बार शराब पीता है, उसको कड़वी लगती है, उसको उल्टी आती है। मेरे साथ वो सब नहीं हुआ था। एक बॉटल वोडका और 4-5 लोग सबने 2-2 पैक पिए और मैंने 4-5 पैक पी लिए थे। तो वो अल्कोहलिज्म तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं था। और उसके बाद मेरा बाहर एडमिशन हुआ, मैं बाहर पढ़ने गया 12th के बाद। और उसके बाद चीजें सडनली ना मेरे मेरे ऊपर जो एक फादर का जो डोमिनेंस था, प्रेशर था, वो रिलीज हो गया। जैसे प्रेशर कुकर से सीटी से पूरा प्रेशर रिलीज हो जाता है, वो प्रेशर रिलीज हुआ, वो आजादी मुझे मिली, है ना, बाहर पढ़ने की। और उसके बाद ना मेरे जीवन में, है ना, एज एन अल्कोहलिक जो सबसे बड़ी उसकी समस्या होती है ना, मेरी गर्लफ्रेंड भी बहुत जल्दी बन गई थी, तो वो इश्क में भी पड़ गया और उसी समय ब्रेकअप भी हो गया। तो उसी बीच में शराब के दौर ना बहुत ज्यादा बढ़ गए मेरे। और आई डोंट नो व्हेन आई टर्न इनटू अल्कोहलिक, वो मुझे नहीं पता चला, बिल्कुल नहीं पता चला। और वो स्थिति आ चुकी थी मेरे जीवन में ए में आने से पहले। मैं घर में लड़ चुका था और लड़ चुका था और लड़के मैंने घर छोड़ दिया था। और शायद आज वो देख पाता हूँ तो वो घर छोड़ना कहीं ना कहीं मेरे ईश्वर की योजना थी। न कि अगर मैं शायद वो घर नहीं छोड़ता तो शायद मैं अपना रॉक बॉटम कभी फेस नहीं कर पाता। तो उस घर छोड़ने की वजह से मेरे साथ ये हुआ यार, कि मेरे जो वो शराब के दौर था, मैं घर में लड़के सिर्फ इसलिए गया था कि मेरे अंदर वो ईगो आई थी कि मैं तुम लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यार मैं हूँ क्या चीज, है ना। मेरा एक एग्जाम था उस समय, मुझे याद है बिल्कुल, और मैंने उनको कहा था कि मैं ये एग्जाम निकाल के दिखाऊंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। और उसी जिद में मैंने घर छोड़ा और उसी जद्दोजहद में मेरा जो रॉक बॉटम मुझे फेस करना पड़ा। और मैं बिल्कुल इमोशनली बैंकरप्ट, स्पिरिचुअली बैंकरप्ट, ना बहुत सारी चीजों को लेके ना अपनी जीवन को मैं एक बैलेंस नहीं कर पा रहा था ना। आई हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। और उसी ने ही शायद मुझे कहीं ना मेरे बदलाव के लिए ना मुझे एक मौका दिया, है ना। शायद मैं जब ए में आया, मेरा बड़े ब्रदर रिकवरी में आ चुके थे, उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि आशीष तुझे जरूरत है भाई, है ना, और यू शुड कम एंड ज्वाइन ए। लेकिन मैं वो ही ना, मेरा डिनायल मूड, वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे घर में मेरे हम तीन अल्कोहलिक, तीन ब्रदर हैं, तीनों अल्कोहलिक, फादर अल्कोहलिक। तो मैंने देखा था अपने घर में वो कि मेरे फादर बड़ी गाली गलौज करते थे शराब पीने के बाद। मेरे बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों बड़े झगड़े करते थे, बड़े चिल्लाते थे, है ना, रात रात भर सोना नहीं हो पाता था। लेकिन मेरे अंदर ना वाले गुण नहीं थे, है ना। मेरे अंदर वो वाले अवगुण, गुण ही बोलूंगा या अवगुण बोलूंगा ना, कि मेरे अंदर वाली चीज ही नहीं थी कि मैं शराब पी के भी ना बड़ा काम एंड कंपोज रहता था। भले मैं अंदर से बड़ा ना द्वंद में रहता था, अंदर से बड़ा डायलामा में रहता था, अंदर से बड़ा ना एक एक रोष में रहता था, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कह पाता था। मैं चुपचाप आके शराब पी के सो जाता था। तो एक वो घर का माहौल भले ही अल्कोहलिक था, लेकिन उसने मुझे अल्कोहलिक एक्सेप्ट करने में मदद नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये लोग करते हैं ऐसा, मैं नहीं करता हूँ ऐसा। मैं तो चिल्लाता नहीं हूँ, मैं रात में आके चुपचाप शाम को शराब पीता हूँ, रात में आके ब्लैकआउट होके सो जाता हूँ, सुबह उठ के फिर अपना जो मुझे काम करना है वो करता है ना। और मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तो दैट वाज द डिनायल, है ना, विच जो मुझे पहले इंस्टेंट में मुझे सजेशन नहीं, जो सजेशन लेने में मैंने अपने बड़े भाई की मुझे प्रॉब्लम हुई। लेकिन समहाउ मैंने फिर भी एक मीटिंग अटेंड करी, और मीटिंग अटेंड करने के बाद, है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऑनेस्टली बोलूं। मुझे बस इतना समझ में आया कि पहला पैक नहीं पीना, फर्स्ट पैक डज द डैमेज,
और एक दिन के हिसाब से नहीं पीना। बस मुझे इतनी बात समझ में आया और मुझे लगा कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि बस यही तो करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बिकॉज आई हैवंट कॉम्प्रोमाइज विद माई सेल्फ विल और माई विल पावर। मैंने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। मुझे लगता था मैं कर लूंगा, समय आएगा तो मैं कर लूंगा उसको ना। तो मुझे समझ में आ गया था कि यार चलो भाई, एक दिन के हिसाब से नहीं पीनी और पहला पैक नहीं पीना बस। उसके पीछे का मुझे कारण नहीं पता थे कि क्यों मुझे ऐसा नहीं करना। और मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा ठीक है जी, नहीं पीऊंगा। एक दो दिन मैंने नहीं पी, लेकिन बैक टू द स्टोरी वही हुआ। मैंने फिर मेरे जो शराब के दौर थे वो इसी हिसाब से शुरू हो गए। लेकिन इन द एंड शायद जो मेरी जो आत्मा थी, मेरी जो मेरे अंदर की जो एक एक द्वंद था, या एक जो मेरे अंदर की आवाज थी, वो मुझे कह रही थी कि तेरे साथ तू गलत कर रहा है आशीष, है ना। तू कहीं ना चीजों के साथ गलत कर रहा है, तू खिलवाड़ कर रहा है अपने जीवन के साथ। तू ऐसे नहीं कर सकता। तो बट नेचुरल था, है ना। मेरी सबसे बड़ी, जैसे मैंने भी आप सबको बताया कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। तो मुझे सबसे बड़ा ए में आने का सबसे बड़ा मोटिव मेरा एक ही था कि मैं शराब छोड़ूं। और जो मेरे और एक एक नौकरी है ना, द गवर्नमेंट जॉब जो मैं चाह रहा हूँ, उसके बीच में जो एक दूरी है, उसके बीच में जो एक सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है, शायद मुझे लगता था वो शराब है। कि मैं शराब छोड़ दूंगा तो शायद मैं सरकारी नौकरी पा लूंगा भाई। तो बस यही मेरा एक मोटिव था जो मैं ए में आया था। दिस वॉज द मेरा माई सोल मोटिव, माई इनिशियल मोटिव, जिस वजह से मैं ए में आया था। कि मुझे, और वो भी मेरी रिकवरी एक रिहैब से शुरू हुई। और मैं इतना भ्रमित व्यक्ति था कि मुझे ये लगता था कि ए का मतलब रिहैब ही होता है ना। मुझे नहीं पता था कि व्हाट ए इज हिमसेल्फ एन ऑटोनॉमस बॉडी, और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है वो अपने आप में। बस मैं ये सोचता था रिहैब ही ए है। तो मेरी रिकवरी एक रिहैब से शुरू हुई, जहाँ मैं विलिंगली गया था, मैं खुद से गया था। और बस यही सोच के गया था कि एक महीना, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी थी। उस किताब में मैंने पढ़ा था कि आप किस दिन आर इनफ, कि आप एक किसी भी हैबिट को बना सकते हो और किसी भी हैबिट को तोड़ सकते हो। तो वो एक मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था, है ना, कि 21 डेज, है ना, कि 21 दिन में, है ना। और क्योंकि मैं अपनी शराब को, है ना, मैंने वो ऑब्सेशन वाली बात तो मुझे पता ही नहीं थी। मुझे तो ये लगता था कि मुझे एक बीमार, मुझे एक आदत पड़ चुकी है, गलत आदत। और इस आदत को 21 दिन में बदला जा सकता है। लेकिन somehow मेरा वो जो रॉक बॉटम था, 2 महीने घर में रह के, वो उसने तो मुझे इतना झंझोड़ दिया था कि मैं तैयार था कुछ भी करने के लिए, क्योंकि वो जीवन मैं नहीं जी पा रहा था। वो इसलिए नहीं कि मेरे पास फिजिकल पेन था, इसलिए कि मैं बड़ा इमोशनली डैमेज पर्सन हो चुका था। मेरे सब कुछ मुझसे, जैसे एक नॉर्मल एक अल्कोहलिक के जीवन में होता है, सब कुछ खत्म हो चुका था उसके जीवन में। उसके आसपास का सारा एनवायरनमेंट डिस्टॉर्टेड हो चुका था। पर्सनल रिलेशंस, फ्रेंडशिप, दोस्ती, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, एवरीथिंग, है ना, फाइनेंशियल, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रक्टिव, है ना, सब कुछ तबाह हो चुका था। और दैट थिंग ब्रॉट मी अप अ विलिंगनेस, है ना। वो जैसे मैंने बताया कि मोटिव तो यही था, लेकिन वो विलिंगनेस थी कि शराब छोड़नी है भाई। और कमिंग इनटू ए, मुझे सबसे पहले जिस चीज का मुझे मेरा परिचय हुआ, है ना, जिसको मैं बड़ा ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वो परिचय हुआ कि ये जो समस्या है शराब पीने की, बेसिकली इट्स अ डिजीज, है ना, ये एक बीमारी है। और जैसे और बीमारियां होती हैं, ये उसी तरीके की एक बीमारी है, और तू इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है। खैर मैंने उसको एक्सेप्ट किया, है ना। स्टार्टिंग में मुझे इतना नहीं पता चला, मैंने माना चलो बीमारी है। लेकिन मुझे 6-7 दिन हुए थे, और सडनली, है ना, मेरा बिग बुक से बहुत इनिशियल स्टेज में, है ना, एट अ वेरी अर्ली एज, है ना, वेरी अर्ली रिकवरी में, है ना, शायद मुझे 4-5 दिन हुए थे, मैं बिग बुक से, है ना, जिस रिहाब में था वहां पे बिग बुक पढ़ाई जाती थी, तो बिग बुक से मैं टच में आ गया था। तो वहां बातें होती थी, भले ही वहां पे उस तरीके से नहीं बिग बुक पढ़ाई जाती थी जैसे मैंने बाद में पढ़ी, लेकिन वहां पे कुछ चीजें होती थी, खासकर बिल स्टोरी और से मुझे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन मिल रही थी। और मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा था, क्योंकि वहां पे मुझे बोलते थे वो चैप्टर पढ़ने के बाद, पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ने के बाद, कि क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा था अपने आप को कि हाँ यार, कि मेरा ओवर एम्बिशियसनेस, मेरी सेल्फ विल, मुझे ये लगना कि यार मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में आके शराब छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी वो इम्पॉसिबल काम किए हुए हैं, जो ना शायद मेरे बस के नहीं थे। तो एक शराब छोड़ना भी शायद एक ना बड़ा उन एक इम्पॉसिबल कामों में से है जो मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर बड़ा ही भरोसा था। लेकिन मुझे ये समझ में आया धीरे धीरे, जब मेरा वहां पे 2 महीने हुआ, 2.5 महीने हुआ, और मैं बिग बुक से थोड़ा पढ़ता रहा, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो मेरा समस्या है। और मुझे याद है, एक एक ओल्ड टाइमर थे, उन्होंने मुझे एक बात बहुत अच्छे से बोली थी। शायद मुझे 8 या 10 दिन हुए थे, है ना। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि ड्रिंकिंग इज अ सिम्टम ऑफ डीपर प्रॉब्लम्स, कि शराब पीना मात्र एक लक्षण है, समस्या अंदरूनी है। शायद वो बात ना मेरे मेरे दिलो दिमाग में वो इस तरह बैठी, वो इतनी गहरी बैठी कि मुझे समझ में आ गया था कि मेरी बीमारी
वो है ही नहीं जिस बीमारी की ये बात कर रहे हैं, शराब पीने वाली बीमारी की बात कर रहे हैं। कि मेरी बीमारी कुछ और है, मेरी बीमारी अंदरूनी है, मेरी बीमारी इंटरनल है। और मैंने फिर मुझे थोड़ा मैंने पूछा जब उनसे, तो उन्होंने कैरेक्टर डिफेक्ट्स की बात करी। तो मैं बड़ा नाइव था उस टाइम, बहुत यंग, मतलब बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं था। लेकिन शायद मेरे अंदर वो विलिंगनेस मुझे याद है कि मैं अपने वापस कमरे में गया और मैंने अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स लिखने शुरू कर दिए, है ना, जो मुझे समझ में आ रहा था। भले वो आउटर कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे, है ना, कि मैं चोरी करता हूँ, फलाना उठता नहीं हूँ टाइम से, इससे झूठ बोला है ना, फलाना ये क्या है, मैंने गर्लफ्रेंड के साथ ये क्या है, वो क्या, तो मतलब वो मैंने सब काम अपने लिखने शुरू कर दिए, है ना। लेकिन वो विलिंगनेस थी मेरी, जिस प्रोग्राम में बोला जाता है ना, ओपननेस, विलिंगनेस एंड ऑनेस्टी। तो वो मैं ऑनेस्टी से लिखना शुरू कर दिया। आई वॉज अनअवेयर कि हो क्या रहा है। लेकिन जब मैंने फिर उसके बाद मैंने मीटिंग शुरू करी, मीटिंग्स में आया, तो मीटिंग्स में मुझे वो बड़ा रूप समझ में आने लगा बीमारी का। कि सब बात करने लगे कि एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, फिजिकल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। वहां मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। मैं अट्रैक्ट हुआ कि यार ये लोग ये सब बातें कर कहाँ से रहे, कि वेयर फ्रॉम वेयर दे आर टॉकिंग दिस थिंग। एंड आई वाज गेटिंग माय आइडेंटिफिकेशन क्लियरली फ्रॉम ईच एंड एवरी मेंबर हु वाज टॉकिंग अबाउट हिज डिजीज, और हु वाज शेयरिंग। मुझे उन सबसे अपनी आइडेंटिफिकेशन मिल रही थी। और पर मुझे ये समझ नहीं आता ये लोग बोल कहाँ से रहे, कि ये सब अल्कोहलिक है, इनको कहाँ से पता चली ये बातें। तो वही बात सारी निकल के आई, निचोड़ बिग बुक। कि ये सब बातें बिग बुक में लिखी हुई है, कि बिग बुक में ही आपका इलाज लिखा हुआ है, बिग बुक में ही आपकी समस्या लिखी हुई है, और बिग बुक में ही आपके हर चीज का समाधान लिखा हुआ है, चाहे वो शराब हो या उससे जुड़ी हुई जो भी समस्या हो। खैर, मुझे लगा कि हाँ, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। आई वॉज आदमी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने बिग बुक उठाई और पढ़नी शुरू करी। लेकिन मुझे समझ में आया कि इस किताब को मैं अकेले रह के नहीं पढ़ सकता। कि मैं इसको अकेले पढ़ूंगा ना, तो शायद मैं इसको उस तरीके से नहीं समझ पाऊंगा जिस तरीके से शायद एक वो वाला व्यक्ति मुझे समझा पाए, कि जिस व्यक्ति ने इस किताब को अच्छे से पढ़ा हो। तब मैंने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करी कि कैसे मेरे जीवन में ना कैसे बदलाव आए। या मैंने वेट किया, लेकिन ना कि आई शुड गेट दैट पर्सन इन माय लाइफ जो मुझे ना बिग बुक पढ़ा सके, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, और जो उस बिग बुक में लिखी हुई चीजें वो अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रहा हो। लेकिन मुझे उसमें समय लगा, मुझे उसमें ना मेरे 2 साल के बाद मुझे वो व्यक्ति मिले हैं जो मेरे आज स्पॉन्सर है, इज फ्रॉम चंडीगढ़। और मैं बड़ा ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि ना ही इज अ फ्रूट ऑफ माई प्रेयर्स, क्योंकि मैंने प्रार्थना की थी उनके लिए, है ना। लेकिन उससे पहले जब मैं मेरे 2 साल रहा, लेकिन 2 साल में मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि मेरी बीमारी का जो असली रूप है वो मेरे चारित्रिक दोष है ना। मुझे नहीं पता था स्टेप्स क्या है क्या नहीं है, वो मैंने पढ़ लिए थे। लेकिन उसको शायद मेरे साथ ना, मैं ईश्वर का बहुत ग्रेस, ईश्वर का इसलिए ना मेरे लिए ना अपने लिए वो दूसरा तीसरा कदम बड़ा आसान रहा करना। क्योंकि पहला कदम तो, पहले कदम का पहला हिस्सा शायद मैं मेरे रॉक बॉटम ने करा दिया था, जिसने मुझे विलिंगनेस मेरे अंदर लेके आ गया था, है ना। वो शराब ने वो धराशायी कर दिया था मुझे। जैसे बिल भी लिखते हैं कि अल्कोहल वाज माय मास्टर, मैंने वो कबूल कर लिया था कि शराब ही मेरी मालिक है। कि मेरे सारे डिसीजन, ये सारी प्रॉब्लम का हल शराब में ही क्यों मिलता है यार, और किसी चीज में क्यों नहीं मिलता। और आम आदमी के पास मेरे से ही बड़ी समस्या है, वो शराब नहीं पी रहे, है ना। मेरी मदर भी डिसफंक्शनल है, मेरी मदर ने ऐसे लोगों को देखा है कि ऐसे आदमी के साथ वो रही है, ऐसे परिवार में वो रही है, यार उनको तो शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन तू क्यों पी रहा है यार शराब। आई वॉज नॉट एबल टू गेट टू आंसर। तो मुझे वो ना वो स्टेप्स में मुझे वो जवाब मिले, है ना। मुझे नहीं पता था क्या स्टेप्स है, लेकिन जिसकी जो जो मुझे चीजें समझ में आती रही, मैं उनको ना बस हल्के हल्के प्रैक्टिस करता रहा, और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि आई शुड गेट दैट पर्सन जो मुझे ना उस बिग बुक के माध्यम से ना मुझे मुझे कदम कराए। मैंने 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 3 बार स्टेप्स किए। आई डन 3 टाइम्स स्टेप्स। मैंने एक बार एनए की बुक से करे, एक बार मैंने बिग बुक के माध्यम से करे। लेकिन जब मैंने मैंने उसकी बुक से करे, एनी की बुक से करे, तो क्वेश्चन आंसर साथ में थे, लेकिन उसने ही मेरा बहुत मदद करी। फिर मैंने मैंने बिग बुक से करे, तो बिग बुक से जब मैंने करे थे, तो मैंने सिर्फ वो जो बिग बुक में दिया हुआ है ना, 3 कॉलम इन्वेंट्रीज, मैंने वही की थी। मैंने उसमें चौथा और पांचवा कॉलम वाली इन्वेंट्री करी नहीं थी। और पर मुझे उससे आराम मिल गया था, है ना। आई गॉट अ विजन कि मुझे जीवन में करना क्या है। मुझे याद है कि जब मैं मीटिंग्स में कुछ भी बात शेयर करता था, कोई भी, मेरे पास एक ना मेरे मेरे वॉलेट में हमेशा एक एक पेपर होता था, हमेशा। चाहे मैं मीटिंग्स में हूँ, चाहे मैं फेलोशिपिंग में हूँ, मैं चाहे कहीं भी हूँ, मेरे पास हमेशा एक पेपर होता था। और उसमें ना मैं जहां भी मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलती थी, शायद मैं चौथे कदम के लिए ना और अच्छे से तैयार होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये दोनों दोनों तरीके से करके मुझे वो आराम नहीं मिला था, जो आराम ना लोगों के बाद लोगों से मैं सुन रहा था कि स्टेप वर्क करके ये काम मिलेगा, स्टेप करके ये आराम ये मिलेगा, है ना, ऐसा आराम होगा, ये सेरेनिटी का साहब होगा, ईश्वर से कनेक्शन फील होगा। वो मेरे अंदर अभी धीरे वो आ चुका था, लेकिन वो इट वॉज नॉट कंप्लीट, इट वॉज नॉट टू द लेवल की जो मैं जो मुझे मिलना चाहिए था।
मैं एक पेज रखता था और उसमें जो भी शेयरिंग सुनता था वो मैं लिखता रहता था, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ, ये मुझे काम आएगा कि जब मैं अपने, जो मुझे वो व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि मुझे पता था कि ईश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया था, मुझे ईश्वर उस व्यक्ति से ही मिलाएगा जो मुझे बिग बुक पढ़ाएगा और वो स्टेप्स प्रॉपर लेकर आएगा। तो मैं वो लिखता रहता था कि हाँ अच्छा ये तो मेरे साथ भी हुआ, लिख ले। कि उस टाइम पे, क्योंकि मैंने पढ़ लिया था चौथा कदम मतलब फील्डलेस इन्वेंटरी बनानी है, सर्चिंग इन्वेंटरी बनानी है, तो वो एकदम से बैठ के तो मुझे याद आएगी नहीं। तो वो जब भी मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलता था मैं उसको लिख लेता था उस पेपर में। फेलोशिपिंग कर रहा हूँ, कोई किसी ने कुछ बात बोल दी, वो मुझे क्लिक कर जाती थी, आई यूज टू राइट ऑन द पेपर। वो एक तरीके से मेरा 10वां कदम भी होता था। मैं जब प्रार्थना कर रहा होता था, जब मैं प्रार्थना कर रहा होता, मतलब एक मेंबर ने मुझे बोला था कि सर ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, वो मुझे बोलते थे कि आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो। तो यार मैं प्रार्थना करने लग गया उसके बारे में, उस डिफेक्ट्स के बारे में। तो वो बेसिकली मैं कहीं ना कहीं 7वां कदम करने लग गया अपना। वो बहुत जल्दी इनिशियल स्टेज ना, मैं शायद 3-4 महीने ही सोबर रहा हूँ, वो मेरी मेरी लाइफ में आ चुका था वो 7वां कदम भी। 11वां कदम तो मेरी रिकवरी के बहुत जल्दी आ गया था कि मैं मेडिटेशन, मुझे नहीं पता था मेडिटेशन से क्या होना है क्या नहीं होना है, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मैंने उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, मेडिटेट मैंने करना शुरू कर दिया था। आज भी मेरे मेरी 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 डे टू डे लाइफ का इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरा 11वां कदम मेरी मेडिटेशन। आई डोंट मिस इट। वो मेरा मेरा दिन की शुरुआत ही किसी और चीज से होती ही नहीं है। मेरी मॉर्निंग वॉक, नहाना, फिर सीधा मेडिटेशन में, और मेरी प्रेयर्स, मेरा 11वां कदम जो ना, मैं आप तो मैंने 2 टाइम कर दिया वो। लेकिन मुझे उनके बारे में पता नहीं था क्या करना है। 12वां कदम में मुझे पता कि सामने वाले की मदद करनी है, सर्विस करनी है, और क्यों करनी है वो मुझे नहीं पता, मुझे बस पता था करनी है। लेकिन नाउ आई गॉट माई स्पॉन्सर। जब मैंने अपनी दूसरे साल की रिकवरी पूरी करी, मुझे मेरे स्पॉन्सर मिले, और जब मैं उनके साथ मैंने बिग बुक पढ़ी, और उनके साथ जब मैं निकला, और जब मैंने वो स्टेप्स की इंपॉर्टेंस समझी, देन ना मेरे लिए शायद वो एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी, है ना। वो कहने की स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले हो चुकी थी, लेकिन वो ना और बड़े पैमाने पैमाने में थी, क्योंकि मैं ना उस वक्त ना एक उस स्टेज में आ चुका था कि जहां मेरे अंदर ना विलिंगनेस ना भरपूर थी, बिल्कुल भरपूर थी। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मेरी जो समस्या है वो अल्कोहल तो है ही नहीं, वो बिल्कुल भी शराब नहीं है। शराब तो मात्र एक ना एक 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 कैटलिस्ट है। वो मेरे जो अंदर के अवगुण है, जो शायद मेरी सोशल कंडीशनिंग, मेरी पेरेंटिंग, मेरे बचपन से जो मेरा मानसिक व्यवहार रहा है उसकी वजह से आई है। मुझे याद है जब मैंने अपनी इन्वेंट्री लिख रहा था, मुझे याद आया कि मैं जब फर्स्ट क्लास में गया, मैं 3 भाई थे हम, और तीनों तीनों भाइयों में से हम लोगों का, देहरादून इज फेमस फॉर हिज एजुकेशन, बेसिकली स्कूल एजुकेशन। तो उनका देहरादून के टॉप मोस्ट स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, लेकिन मेरा नहीं हुआ वहां पे। और मेरा एक ना, मेरे घर के पास, मेरे घर के लोकेशन में ही मेरा एडमिशन हुआ। और ना वो दोनों ऑटो से जाते थे, और मैं, मेरा घर से मेरा स्कूल हार्डली 50 मीटर दूरी पे था, और मैं पैदल जाता था। फर्स्ट क्लास में था मैं। मेरे अंदर से वही भावना ये आ गई थी कि ये ऑटो से जा रहे हैं, मैं पैदल जा रहा हूँ, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। वो मेरा फर्स्ट क्लास से आ चुका था मेरे अंदर। जब मैंने अपनी इन्वेंट्री ली, कि भाई तब से तेरे अंदर ये है कि तू फर्स्ट क्लास से, तेरे अंदर ये भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, चिड़न, कि वो लोग ऑटो से जा रहे हैं और तू पैदल जा रहा है। तो ये बीमारी कितनी पुरानी है, ये आज की नहीं है तेरी, कि तूने 16, 17, 18 साल, 20 साल की उम्र में शराब पीनी शुरू करी। फर्स्ट क्लास मैं कितने साल का रहूंगा, 5 साल का, 6 साल का। मुझे, मैं आई वॉज द मिडिल सन, है ना, मैं बीच वाला भाई था। तो मेरे बड़े भाई के कपड़े मुझे मिलते थे, बड़े भाई के स्कूल बैग मुझे मिलता था, उसकी किताबें मुझे मिलती थी, छोटे और बड़े को नया मिलता था। वहां मेरे अंदर कंपैरिजन की भावना आ गई थी इस छोटी उम्र में। तो मेरा बेसिकली दैट वाज माय अल्कोहलिज्म। मुझे उस पे काम करना था, और उस पे काम करने के लिए, है ना, शराब ने कुछ नहीं किया था मेरे जीवन में। शराब ने सिर्फ उसको ना एक गलत डायरेक्शन दी थी उन कैरेक्टर डिफेक्ट्स को बाहर निकालने के लिए। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं बड़ा ही अंदर से बड़ा ही ऐसा व्यक्ति रहा हूं जो अपनी बात नहीं कह पाता था, है ना। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक अप माई प्रॉब्लम्स, इवन आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं खुश भी हूं ना, मैं तब भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता था अपने आप को कि मैं अंदर से किसी चीज को लेकर खुश हूं। तो वो मेरी समस्या थी, उसको कैसे डील हुआ, कैसे इतनी लंबी बीमारी जो मुझे आके 33 साल की उम्र में पता चली है, तो 33 साल की पहले की वो डिफेक्ट्स कैसे जाएंगे यार। कैरेक्टर डिफेक्ट को तो मैं ये समझता था, चोरी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, बट उसमें बड़ा अंतर था। दे आर नॉट माई कैरेक्टर डिफेक्ट्स, वो तो कॉज एंड इफेक्ट है। मुझे तो कॉज को ढूंढना था कि मेरा कॉज क्या है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मेरा कॉज क्या है कि मैं चिढ़ रहा हूँ, मेरा कॉज क्या, मेरा है ना, कि मैं क्यों चिढ़ रहा हूँ, वो तो इफेक्ट है। चोरी करना, जलन करना, ये तो इफेक्ट है। मेन रीजन क्या है तेरा, वो मुझे समझ में आया कदमों के माध्यम से, है ना। पहला वो अनमैनेजेबिलिटी वाला पार्ट, है ना, द स्टेप 1। एंड वाज लाइक ना, इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि वो बाहरी हिस्सों को जो मैं देख रहा था अपने, ना, जो मैंने वो डिफेक्ट्स की लिस्ट बनाई थी अपनी कभी, वो तो सब एक, वो सब इफेक्ट्स थे, कॉज नहीं थे।
मेरी अनमैनेजेबिलिटीज तो अंदर की है। व्हाट आर माय अनमैनेजेबिलिटीज, है ना, वो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे दिखाई। मैंने जब वो लिस्ट बनाई, मेरे स्पॉन्सर ने दिया था मुझे लिखने के लिए कि बताओ ये सब लिखो। शायद उन सारी यार वो लिखी हुई है ना 52 नंबर पे 8 की 8, 8 वो तो बहुत कम लिखी हुई है, बिल्कुल कम लिखी हुई है। यानी कितनी है मेरे अंदर अनमैनेजेबिलिटीज, मेरे इमोशंस की, मेरी फीलिंग्स की, मेरे एंगर की, मेरे कंपैरिजन की, मेरे इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस, मेरी जेलेसी, मेरा ग्रीड, मेरी लस्ट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इट। हाउ टू वर्क ऑन इट, मुझे नहीं पता था कि वो कैसे होगा, है ना, मुझे नहीं पता था कैसे कैसे होने वाला है वो। दैट केम अबाउट ना, वो स्टेप 2 मेरे लिए जीवन में ना बड़ा बड़ा ही ना, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता था मेरे जीवन में। मेरे फादर बड़े एथिस्ट है, वो घर में मंदिर तोड़ देते थे, मेरी माता जी को पूजा नहीं करने देते थे। और ना जैसे कोई त्योहार भी होता है, होली दिवाली, ये सब में कोई पूजा नहीं होती थी, वहां भी मेरे अंदर इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आता था यार, मेरे घर में तो ये सब होता ही नहीं है, पूजा पाठ ये सब नहीं होता था। मुझे बड़ा इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आता था, भगवान से कनेक्शन ही नहीं है, घर में बातें नहीं हो रही हैं उन सब चीजों की, बाहर तो बहुत सुन रहा हूँ, है ना। और फिर मैं एक ऐसी जगह पढ़ने चला गया, है ना, जहाँ पे पूरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो होती थी, वहां पूरी की पूरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, है ना। मेरे अंदर ना, मेरे अंदर समाज को लेके एक भ्रमित हो गया था मैं, है ना, कि यार ये लोग, है ना, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, है ना, ये सब बकवास मेरे दिमाग में घुस गई थी, है ना। मेरे मेरी बिलीफ सिस्टम टूट गया था। एग्नोस्टिक चैप्टर मेरा बेसिकली है क्या, वहां मुझे समझ में आता है मेरा दूसरा कदम ना क्यों नहीं कर पाता हूं मैं, क्योंकि मैं पूर्व धारणाओं से भरा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ हूँ, कि मेरे पास ना वो पूर्व धारणाओं का इतना बड़ा भंडार है ना। मैंने क्योंकि कभी अपने कंसाइंस, अपने कॉन्शियसनेस से कभी चीजें सोची नहीं है। मुझे जो बाहरी चीजें दिखी, मैंने उसके हिसाब से हर चीज को डिस्क्राइब किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। भले ही मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सामने बाहर लोगों ने क्या उसकी एक इमेज बनाई हुई है, मेरा अपना कॉन्शियसनेस तो कुछ कह ही नहीं रहा है। तो वहां मुझे समझ में आया कि मुझे जब तक वो अपना बिलीफ सिस्टम नहीं तोड़ूंगा, आई थिंक आई वोंट बी एबल टू गेट इनटू टच विद माय हायर पावर। मेरी पूर्व धारणाएं, चाहे वो, है ना, चाहे वो धर्म से आई हो, चाहे वो क्लोज रिलीजन हो या ऑर्गेनाइज रिलीजन हो या कुछ भी हो, उसकी वजह से जो मेरे दिमाग में धारणाएं बनी है ईश्वर के बारे में, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं भी एथिस्ट था, आई वॉज नेवर एन एथिस्ट, आई वॉज अ वेरी वेरी माइल्ड पर्सन इन साइड, अ वेरी सॉर्ट ऑफ ना पर्सन हु थॉट कि यार ईश्वर नाम की चीज है एक। लेकिन उसके साथ मेरी क्या है, उसके साथ मेरी बड़ी अनरीजनेबल डिमांड्स होती थी कि इस घर में क्यों पैदा किया, इस परिवार में क्यों पैदा किया, क्योंकि वो अनरीजनेबल इसलिए थी क्योंकि उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। भाई मुझे कहाँ पैदा होना है, किस घर में पैदा होना है, किसकी माँ, कौन मेरे माँ बाप होंगे, कौन मेरे भाई बहन होंगे, डू आई हैव अ कंट्रोल ओवर इट? नो, आई डिडंट हैड अ कंट्रोल ओवर इट। मैं, मेरे ऐसी डिमांड्स थी, इसलिए मैं उससे गुस्सा था कि तूने ऐसा करा, वैसा करा, ये करा, ऐसे घर वाले ना देता, ऐसे माँ बाप ना देता, फलाना ना देता। तो मेरी एक कॉन्फ्लिक्ट बनी, मेरा कनेक्शन टूटा हुआ था उससे, है ना। जैसे एग्नोस्टिक में भी बड़ी अच्छी कहानी है ना, राइट ब्रदर्स की कहानी है। लोगों ने कहाँ सोचा था कि, है ना, कि क्या नाम है, अदर देन बर्ड्स कोई उड़ सकता है, बट दे प्रूव्ड इट। और आज लोग, है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आज लोग सोचते हैं कि चांद पे ही पहुंचा जा सकता है। तो पूर्व धारणाएं टूट सकती है ना। माय माय ओपिनियंस, है ना, माय बिलीफ सिस्टम या डिसबिलीफ सिस्टम, इट कैन बी ब्रोकन अप। और हाँ, मेरी ना वो दूसरे कदम में मुझे बिल्कुल विश्वास हुआ, हाँ यार, आई एम ना, आई कैन चेंज माई सेल्फ, आई कैन चेंज माई बिलीफ सिस्टम, है ना। और तीसरा कदम यार बिल्कुल, मतलब तीसरे कदम इज द मोस्ट लवली स्टेप्स ना, तीसरा, सातवां, 11वां तो मेरा फेवरेट है, मैं ऑनेस्टली अभी पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आते हैं वो स्टेप्स, है ना, उनको प्रैक्टिस करने में, उनको करने में, है ना। तो तीसरे कदम में मुझे जहाँ, है ना, क्योंकि मुझे समझ में आया कि मेरा जैसा व्यक्ति सेल्फ विल रन रहा है ना, चाहे मैं कितना इंटेलिजेंट था, चाहे मैं कितना भी कुछ भी था, बट नथिंग, नथिंग आई वॉज एबल टू कंट्रोल। मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा था। शराब तो खैर बहुत दूर की बात थी, मैं छोटी छोटी अपनी समस्याएं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, छोटी छोटी समस्याएं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे एस्केपिस्ट बना दिया था, बिकॉज लिखा हुआ ना, द लैक ऑफ पावर इज माई डिलेमा। मेरी वही तो समस्या थी, मेरे पास पावर ही नहीं थी, क्योंकि पावर इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं अपने आप को पावरफुल समझता था, एंड आई डिडंट न्यू कि आई एम द मोस्ट पावरलेस पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, मेरी सारी शक्ति तो शराब में है। शराब के अलावा मेरे पास शक्ति कहाँ से आने वाली है, क्योंकि शराब तो चली गई। अब मेरा पावर कहाँ से आएगी? तो पावर विल कम फ्रॉम द वन हु क्रिएटेड मी, जिसने मुझे बनाया, है ना। मेरे वहां पे मेरे ईश्वर का विश्वास था, जो कहीं ना कहीं अभी एक था भी ना, एक डीआर था बड़ा अच्छा, कि हर बच्चे में, महिला में, पुरुष में कहीं ना ईश्वर बसा होता है ना, ऑब्सक्योर्ड बाय ना कैलामिटी, स्टॉर्म एंड वर्शिपिंग ऑफ सम अदर थिंग। बिल्कुल यार वही हुआ था, मैं किसी और चीज पे विश्वास कर रहा हूँ, लोगों पे, डिसबिलीफ सिस्टम, फलाना ढिमकाना इस पे कि ये ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है, बट देयर वाज अ पावर दैट वाज वर्किंग फॉर मी। वो मेरे लिए काम कर रही थी, पर मैंने उसको कभी ना एक्नॉलेज नहीं किया
कि हाँ गॉड इज इन माई लाइफ, मैंने कभी नहीं किया, है ना। मुझे अपने जीवन को अपने ईश्वर के हाथ में सौंपना पड़ेगा और वो डिसीजन लेना पड़ेगा। वॉज दैट डिसीजन टू इजी फॉर मी टू टेक? मेरे जैसा व्यक्ति वो डिसीजन ले ले कि अपनी इच्छा एक ऐसी चीज पे, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज पे जिसको मैंने कभी देखा नहीं, ना कभी देख पाऊंगा, उस चीज पे छोड़ दूं कि तू संभाल मेरे जीवन को। यार इट वाज रियली अ हार्ड पार्ट, but there was something which I needed to do more to get that to manifest my step 3, और that was to coming back to my step 4 and step 5, है ना। उसने मेरी बहुत मदद की क्योंकि उस चौथे पांचवे ने मेरे अंदर का जो गंद था, जो गिल्ट था, जो वो मैंने अपने अंदर छुपा के रखी हुई थी चीजें, पास्ट, अपना अपना घिनौना पास्ट, वो गलतियां, है ना, वो हरकतें, है ना, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, पैसे के लेन देन, लस्ट, है ना, एनीथिंग ना, वो अड़गम सड़गम चीजें मैंने कर रखी थी, वही तो मेरे अंदर गिल्ट पैदा करती थी, वही तो मुझे शराब पिलाती थी। जब तक मैं उनको बाहर निकालूंगा नहीं, कैसे काम चलेगा यार। और उसके लिए मुझे ना वो बिल्कुल अच्छा लगा, बिना पेन और कॉपी के वो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं उसको अपने दिमाग में जस्टिफाई करता रहूं कि हाँ यार मैंने ये गलती करी थी, वो गलती करी थी, है ना। उसको कहीं ना कहीं मैं जस्टिफाई कर दूंगा फिर, है ना। मैं बड़ा राइटियस जस्टिफिकेशन वाला व्यक्ति रहा हूँ, अल्कोहलिक बड़े मेरे जैसा, कि उस सब चीज को वो ना रैशनलाइज कर देगा आराम से, हर चीज को बहुत आराम से रैशनलाइज कर देगा। नहीं नहीं, ये इसलिए की थी क्योंकि ये ऐसा हुआ था, उसने मुझे गाली दी थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, है ना। उसने भी तो चोरी की थी तो मैंने कर दी तो क्या हो गया। बट देयर वाज समथिंग फेयरलेस इन्वेंटरी, आई हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, कि मुझे वो तीनों इन्वेंटरी बनानी थी, अपनी फियर की, सेक्स की, रिजेंटमेंट की। बहुत रिजेंटमेंट से मेरा मन करता था कि अपने दोस्तों की दुकानें जला दूं मैं, वो बिजनेस मैन ने सारे के सारे, कि उनको सारा बिजनेस जला दूं, इतनी रिजेंटमेंट थी। मन करता था अपने सारे रिश्तेदारों के बच्चों को ना ड्रग एडिक्ट बना दूं, कहीं ना कहीं किसी को पैसा दे दूं, उनको ड्रग करा दे, ये करा दे ना, कि क्योंकि मेरी पहचान नहीं थी ना, मैं भी तो अल्कोहलिक था। मैंने अपने अल्कोहलिज्म की वजह से अपने आप को बदनाम किया हुआ था, तो लगता था इनको कैसे बदनाम करूं। वो रिजेंटमेंट्स पाली हुई थी लोगों के प्रति, अपने पिताजी के प्रति, कि इस आदमी ने ना सही नहीं किया मेरे साथ, कि इस आदमी को तो सजा मिलनी चाहिए, इसे तो गाली पड़नी ही चाहिए, इसे इसने अगर ठीक किया होता तो आज ये भी सुखी होता, मैं भी सुखी होता। दैट स्टेप 4, व्हेन आई रोट दैट स्टेप 4, है ना, वो जो मैंने करा था, मैंने बताया कि मैंने करा भी था, लेकिन मैंने सिर्फ 3 इन्वेंटरी, पहले तीन क्या कहते हैं उसको, जो 3 इन्वेंटरी जो होती है स्टार्टिंग के 3 जो उसके फेज थे, वो ही लिखे थे ना। मैंने वो बाकी के 2 पार्ट नहीं लिखे थे, सेकंड और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम, कि मेरी गलती क्या थी भाई। और सच बोलूं ना, क्योंकि मेरे अंदर इतनी विलिंगनेस आ चुकी थी, इतनी ऑनेस्टी आ चुकी थी, इतना खुला मन आ चुका था, जब मैं वो अपना चौथा कदम अपने स्पॉन्सर के साथ कर रहा था, यार मैं जब उन्होंने लिखने के लिए बोला था, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई थी वो लिखने में, और बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही थी उस चीज को स्वीकार करने में, कि ये तूने गलत किया था आशीष, किसी की और की गलती थी ही नहीं भाई, तूने ऐसा क्यों किया था, तुझे तो मौका मिल गया था ना घर छोड़ने का, जो तू कहता था घर मेरा ऐसा है वैसा है, ईश्वर ने तुझे बहुत जल्दी एज में, है ना, तुझे घर से बाहर भेज दिया था ईश्वर ने। तुझे तो वहां जाके पढ़ाई करनी थी ना भाई, तूने पढ़ाई क्यों नहीं करी। तेरा काम क्या था उस एज में, तेरा काम क्या था, व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुझे वहां पढ़ना था, हो सकता है आज मैं कहीं ना बाहर विदेश में पढ़ रहा होता, मैं बिल्कुल ना जिस जगह मैं पढ़ रहा था, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू फॉरेन कंट्रीज टू स्टडी, कोई कैम्ब्रिज भी गया है, कोई ऑक्सफोर्ड भी गया है पढ़ने के लिए, मैं भी जा सकता था, शायद मुझे लगता था कि मैं टैलेंटेड हूँ। पर मैंने क्या गलती किसकी थी, शराब कौन पी रहा था, लड़कीबाजी कौन कर रहा था, कि जब वो क्लासेज होती थी सुबह मॉर्निंग में, तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता था, भाई तो क्लास नहीं जाता था, किसकी गलती, तेरे पिताजी की गलती थी, तेरे भाई की गलती थी, किसकी गलती थी। इट वॉज योर फॉल्ट आशीष, nobody else. So that step 4 brought honesty in me. Honesty means, मुझे यही लगता था ऑनेस्टी का मतलब कैश काउंटर ऑनेस्टी, है ना, कि पैसे का लेन देन ही ऑनेस्टी है। तो ऑनेस्टी का मतलब कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, कि अपने एक्शंस को स्वीकार करना, वो गलत एक्शंस को, कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उस चौथे कदम ने मेरे अंदर ऑनेस्टी लेके आया, जब मैंने वो स्वीकार किया कि हाँ गलती तेरी थी, तेरे पिताजी की नहीं थी, तेरे भाई के एडिक्शन की नहीं थी, तेरे चाचा चूचो किसी की गलती नहीं थी भाई, तेरी गलती थी। तुझे मौके मिले थे, तुझे अपॉर्चुनिटीज मिली थी, उसको उसको रोंद के कौन आया था, तू रोंद के आया था। और मैं वो जब लिख रहा था, है ना, मैंने वो लिख ली, और जब मैंने वो अपने स्पॉन्सर के साथ की, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट फीलिंग आई एवर गॉट व्हेन आई शेयर्ड इट टू माय स्पॉन्सर स्टेप 5। अपना वो किया मैंने, है ना, मैं उनके साथ बैठा बहुत ना, 6 7 8 घंटे बैठा था मैं उनके साथ, बहुत अच्छे। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, सीरियसली दैट वाज द बेस्ट मोमेंट, जब मैं अपने आप को बिल्कुल, और वहां मेरा पास्ट, है ना, वो सड़ा गला, है ना, वो डिस्टॉर्टेड पास्ट, है ना, वो सब खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसा लगा कि वो किसी ने फ्लश डाउन कर दिया, एंड मैं अंदर से बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन शायद मेरे लिए मेरा चौथा और पांचवा कदम करने के बाद, उस सबको स्वीकार करने के बाद, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम और रह गया था, है ना, वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स, है ना, जो जिसके बारे में बात होती ही नहीं है, स्टेप 6 एंड 7।
ना, वो अगर मैं नहीं करूंगा, आई थिंक मेरा वो चौथा और पांचवा, आई थिंक मैं चौथा पांचवा बोलूं, चौथा पांचवा, आठवां नौवां, 10वां 11वां, बिना छठे और सातवें के, इनफैक्ट विद सातवें कदम के बिना वो मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर मैं अपने अंदर चेंज लेके नहीं आऊंगा, चाहे मैं कितनी बार किसी को सॉरी बोल दूं उस 9वें कदम में, चाहे मैं कितनी बार चौथे 5वें कदम की इन्वेंट्री बना लूं, चाहे मैं रोज 10वें कदम की इन्वेंट्री बना लूं, चाहे मैं 11वें कदम में 2-2 घंटे मेडिटेशन में बैठ जाऊं, 1-1 घंटा प्रेयर कर लूं, लेकिन मैं अपने अंदर उस 7वें कदम और छठे कदम के माध्यम से अपने अंदर अगर चेंज लेके नहीं आऊंगा, उन कैरेक्टर डिफेक्ट्स को छोड़ूंगा नहीं, मेरे लिए ये 4 से लेके 4, 5, 8, 9, 10, 11 वो काम ही नहीं करने वाले। तो 7th step and 6th step is so important because that is where my change begins. This is where my change begins. जब मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट को छोड़ना शुरू करूंगा, डिसऑनेस्टी को, अपने लस्ट को, अपने ईगो को, अपने एरोगेंस को, अपने इनकंसिडरेट बिहेवियर को, जब मैं उनको छोड़ूंगा, उनको लिख दिया, बोल दिया, उसमें कुछ चेंज नहीं किया, देन व्हाट्स द यूज ऑफ डूइंग माय 4th एंड 5th स्टेप? नो यूज। तो उस छठे कदम में मुझे वो एंटायरली रेडी होना ही होना था, क्योंकि उन्होंने, वही ना मैंने बोला ना, क्योंकि मुझे मेरे कॉज पता चल गए थे, इफेक्ट्स तो पता थे मुझे, चोरी कर ली, डाका मार दिया, गाली दे दी, है ना, चिढ़ गए, है ना, ये सब तो मेरे इफेक्ट्स थे। कॉज तो मुझे चौथे पांचवे पता चल गया था कि दी ज्यादा कॉज आशीष, इन कॉज पे काम करना, और वो कॉज पे छठे और सातवां, और सातवां कदम तो इट्स डेली प्रैक्टिस, है ना। वो ये नहीं है कि मैंने आज ईश्वर को बोला कि भाई कर दे खत्म, नहीं यार, है ना, इट ओनली गॉड कैन डू। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है दोनों स्टेप में, शॉर्ट कमिंग्स एंड कैरेक्टर डिफेक्ट्स, मतलब एक ही है बस ना, बस जस्ट इज जस्ट दैट बिल वाज ना वेरी मच ना, उनको शब्दों से बड़ा प्यार था, है ना, एज आई राइट अबाउट हिम, बहुत शब्दों से ना, ही लाइक फैंसी वर्ड्स, तो उनको वो चाहते नहीं थे कि हर वर्ड दोबारा रिपीट हो, लेकिन वो एंटायरली रेडी ना मैं तब हुआ जब मेरे अंदर से वो डिनायल निकला, मेरे अंदर से ना वो एक एक ना एक कॉन्शियस मेरा डिसीजन था कि मुझे ये सब चीजें छोड़नी है ना। जैसे मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं बन पा रहा है मेरा स्मोकिंग को लेके, तो मैं वो कैरेक्टर डिफेक्ट छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ अपना, मैं उसके लिए एंटायरली रेडी हूँ ही नहीं। मैं एंटायरली रेडी था डिसऑनेस्टी के लिए, एंटायरली रेडी था लस्ट के लिए, मैं एंटायरली रेडी था कि मुझे अपने इनकंसिडरेट बिहेवियर, इररिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, अपने ग्रीड, इन सबसे दूर होना है। तो वो चीजें मेरे ईश्वर ने बिल्कुल हटाई है मेरे जीवन से, उस सातवें कदम के माध्यम से, है ना, वो 7th स्टेप ने, मैं जब रोज प्रार्थना, मैंने सीधा, है ना, वही मैंने कहा ना, मेरे जीवन में 7वां कदम भी बहुत जल्दी आ गया था, मैंने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। एंड 7th स्टेप इज लाइक ना, इट्स लाइक इट एक्ट, इट प्लेज लाइक ना, वेरी सबकॉन्शियसली, है ना, बहुत सबकॉन्शियसली। जैसे मेरे दिमाग में पहले रिजेंटमेंट चलती थी ना किसी के लिए, या मेरे अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, या मेरे अंदर कुछ भी डर है, वो मेरे एक्शंस को डिफाइन करते थे। ऐसी मैं 7वां कदम रेगुलर करता रहूंगा, तो कहीं ना कहीं माय सबकॉन्शियस माइंड विच इज वेरी स्ट्रांग, जो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सच्चा समझ आ पाया हूँ कि मेरा कॉन्शियस माइंड नहीं है स्ट्रांग, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो मेरे बचपन की चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रांग स्टोर थी, जो मेरा अल्कोहलिज्म थी, वो बचपन की छोटी छोटी चीजें, उसने तो मेरे मेरे व्यक्तित्व को डिफाइन किया था। मुझे समझ में आया ये 7वां कदम ना सबकॉन्शियसली कनेक्टेड है, और मैंने धीरे धीरे उसको जब प्रैक्टिस करना शुरू किया, आज भी करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, डेली करता हूँ, घंटों के हिसाब से करता हूँ, जब भी कोई डिफेक्ट आता है तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे अलर्ट कर देता है कि तुझे ये नहीं करना। दिस इज द पैटर्न, वो जो कंप्लीट साइकिक चेंज की बात की गई है डॉक्टर सिल्फर्थ ने, वो यही है कि तुम्हें अपने उन पैटर्न्स को छोड़ना है, और वो पैटर्न्स मेरे 7वां कदम मुझे छुड़ाया, है ना। मेरे आस मैंने बताया ना, मेरी स्मोकिंग की नहीं छूट रही आदत, क्योंकि मैं उसके लिए तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं डिनायल है, मैं उसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, रिजर्वेशन है कि ऐसा हो जाएगा यार, नौकरी लग जाए एक बार फिर छोड़ दूंगा, माई माइंड प्लेज दैट थिंग ना। तो मैं उसके लिए एंटायरली रेडी नहीं हूँ, मैं अपना 6वां कदम नहीं कर पा रहा हूँ स्मोकिंग के लिए, तो 7वां कदम कैसे कर लूंगा? मैं अपनी बाकी डिफेक्ट के लिए तैयार था, बिल्कुल। तो ईश्वर ने उसमें 7वें कदम के माध्यम से मुझे उन चारित्रिक दोषों से दूर भी किया, और वही मेरे अंदर ह्यूमिलिटी लेके आया, क्योंकि मेरे अंदर ह्यूमिलिटी, 7वां कदम ह्यूमिलिटी की बात करता है, और मेरे अंदर ह्यूमिलिटी तभी तो आनी है जब मैं, जो मैं असली में हूँ, जो मैं रियलिस्टिक हूँ, जो मुझे भगवान ने जैसा बनाया है, मैं वैसा बन के बनूं, जैसा मैं मुझे पैदा किया था ईश्वर ने। ये सब चीजें तो दिमाग में बाद में घुसी, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, लड़की चाहिए, फला, ये तो समाज ने दिए हैं मुझे ना, ये तो ट्रबल सोसाइटी गिव मी दैट थिंग, ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच, ये ईश्वर ने थोड़ी दी थी मुझे तो वैसा बनना है जैसे ईश्वर मुझे चाहता है बनने के लिए, जैसे ईश्वर ने मुझे क्रिएट किया था, वही मुझे 7वां कदम में बनाना है। वही तो मेरी ह्यूमिलिटी है कि जब मैं वैसा ही रहूं जो असली आशीष है, मेरी जो असली थिंकिंग है, कि मैं अगर किसी चीज को, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, कोई मुझे आज बुला रहा है, शादी में शाम को बर्थडे पार्टी है, मुझे 7 बजे कॉल कर रहा था, मैं 7 बजे कॉलिंग पे भी जा रहा हूँ, ये नहीं समझ रहा कि वो मुझे इनवाइट करने नहीं चाहता था, और 7 बजे कॉल करके इनवाइट कर रहा है 8 बजे की पार्टी में, मैं तब भी जा रहा हूँ। तो आज मुझे क्या, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी,
आज वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं जस्टिफाई कर पाता हूँ कि हाँ ये काम मुझे करना है या नहीं करना है ना। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट स्पीक, वो मेरा स्वाभिमान है, मेरा अभिमान नहीं है, मेरा मेरा अहंकार नहीं है। आज मेरे अंदर वो सब बुद्धि है जो सातवें कदम के माध्यम से ना समझ में आती है मुझे ना, ह्यूमिलिटी, कि आज आशीष को वो बनना है जो आशीष असली में है। तो सातवें कदम ने मदद करी है मेरी, बहुत ज्यादा मदद की, और कर रहा है, अभी भी कर रहा है और करता रहेगा, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मेरे स्पॉन्सर बिल्कुल सातवें कदम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डेली, है ना, वन डे एट अ टाइम, मुझे डेली प्रैक्टिस करना है ना। वही मुझे आठवें कदम में मेरी सूची बन चुकी थी, हार्म डन्स टू अदर, है ना, कि मैंने किसी से पैसे, क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा जो हार्म डन्स थे, मैंने किसी को गाली गलौज मार पिटाई के नहीं थे, ना मैंने किसी को अपशब्द ज्यादा बोले थे। मेरे अंदर सबसे ज्यादा था मेरा 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 लालच, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो कैरेक्टर डिफेक्ट निकल के आया था वो ग्रीड ही निकल के आया था। पैसा, क्योंकि वो बचपन में फादर ने फिक्स कर दिया था ना, पैसा चाहिए भाई, पैसा है तो पावर है। तो पैसे के प्रति एक रुझान बहुत गहरा हिट हो चुका था। लेकिन आज की डेट में मेरे अंदर लालच बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास पिछले 5 महीने से आई डोंट हैव, मतलब मैं, है मेरे पास, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ ना। मेरे मेरे जो फाइनेंसेज है, मैं 5 महीने से जो मेरा होम ट्यूशन है, मैं टीचर, मैंने छोड़े हुए हैं किसी वजह से, क्योंकि मैंने अपनी प्रायोरिटीज कुछ और सेट की हुए हैं अभी। लेकिन मेरे अंदर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं आई। मेरे अंदर ये नहीं आया कि इससे मांग ले उससे मांग ले। गॉड इज देयर टू प्रोवाइड मी अप। आई नो ही विल प्रोवाइड मी अप, एनीथिंग आई विल बी नीडिंग, ही विल प्रोवाइड मी अप। मुझे किया है उसने। तो वही ना, वो आठवें कदम में ना मेरी सबसे ज्यादा जो निकल के आए थे हार्मडन्स, चौथे और पांचवें में, चौथे कदम में वो यही निकल के आया था, मेरा पैसे का लेन देन मैंने लेके वापस ही नहीं करता था। और मैंने धीरे धीरे ना वो पैसे चुकाने शुरू करे, है ना। जब वो लिस्ट बनाई 9वें कदम में, मेरे सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स पैसों को लेके ही थे। और मुझे याद है उसको, मुझे एग्जाम्पल भी याद है ना, एक एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा याद है उसका, है ना। 9वें कदम के बाद 2 एक्सपीरियंस बड़े अच्छे याद है। मैं एक बार सिगरेट पी रहा था एक गली में, और सामने ना जिस बनवाड़ी पे रिकवरी की बात है ये, और और सामने से ना वो व्यक्ति आ रहा था जिसके मुझे पैसे देने थे, उस पान वाली दुकान के। और उसको देख के ना मैं पीछे मुड़ गया, डर गया। और पीछे ना, मतलब मैं उसका एस्केपिस्ट बन गया, और मैं पीछे मुड़ करके चला गया। फिर मेरे दिमाग में आया, आशीष ये क्या कर रहा है, यही तो डर है तेरे अंदर, इन्हीं डर को तो फेस करना है। मैं ऑनेस्टली उसके पास गया, उसी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट मैंने उसको पैसे पकड़ा, और जो मेरे अंदर वो जो आत्म शांति फीली थी कि हाँ यू डेंट समथिंग गुड। और मैंने वो धीरे धीरे ना पैसे लोगों के वापस करने शुरू करे। अभी कुछ बाकी है ना, वो मुझे पता है कि वो मनी मोटा है, लेकिन मैं वापस कर दूंगा, मुझे इतना पता है ना। बस मैक्सिमम 80 to 90% मैं सबके पैसे दे चुका हूँ, और लोगों से माफी मांग के दी। और मैंने ये नहीं बोला कि मैंने शराबीपन में क्या ये किया वो किया फलाना किया, क्योंकि 9वां कदम मुझे सीधा ये कहता है कि तुझे अपने साइड की स्टोरी क्लियर करनी है। मुझे वहां के ना गाने नहीं गाने ना, मुझे बिल्कुल गाने नहीं गाने कि ये हो गया था वो हो गया था फलाना हो गया था। आई डिड अ मिस्टेक, आई हैव टू एक्सेप्ट इट वेरी स्ट्रेटफुली, द वे आई हैव आस्क्ड फॉर द मनी, सिमिलरली मुझे वो वैसे वापस करना है। और मैंने किए यार वो, है ना। 9वें कदम में मैंने गलती भी करी थी, है ना। जो 9वें कदम में मुझसे गलती हुई थी, मुझे एक अपने चाचा से अमेंड करना था। और मैं बहुत जल्दबाजी में था उस टाइम, है ना। वो मेरी 8-9 महीने की रिकवरी होगी, बहुत जल्दबाजी में था। और उस चक्कर में मैंने, मेरे चाचा ने मुझे बोल दिया गलती तेरी थी। मैं उनसे सॉरी बोलने गया, और मैं उनसे भिड़ गया था उस टाइम कि भाई कैसे, मेरी कैसी गलती थी, तुम्हारी गलती थी। मतलब आई वेंट, जो मैं सॉर्ट आउट करने गया था, मैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, है ना। क्योंकि मेरे अंदर उसमें ह्यूमिलिटी नहीं आई थी, मेरे अंदर वो विनम्रता नहीं आई थी कि सामने वाला व्यक्ति मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा, है ना। इट्स नॉट द मैटर, है ना। मैं उसको स्वीकार करने वाली शक्ति मेरे अंदर नहीं थी, जो मुझे बाद में समझ में आई क्या ये मुझे, कि मैं सामने वाले व्यक्ति को मुझे पूरी तरीके से स्वीकार करना पड़ेगा, वो मुझे माफ करे या ना करे। मुझे उससे बहस नहीं करनी है कि भाई ना उस मामले को खराब करने की, यार ऐसा हो गया और वैसा हो गया। मैंने बड़ी विनम्रता से ना उनको सॉरी बोला बाद में, और उसको स्वीकार किया ना। वही मेरा 10वां कदम आज की डेट में यार मेरी बहुत मदद करता है ना, मेरी मेरी डे टू डे इन्वेंट्री बनाने में ना, डे टू डे इन्वेंट्री। क्योंकि यार चौथे में मेरी हिस्ट्री पूरी हो गई यार, है ना। मेरा पास्ट की हिस्ट्री क्लियर हो गई। अब मुझे और गंद नहीं साफ करना ना, अब मुझे अपने अंदर और गंद नहीं इकट्ठा करना, क्योंकि वो गंदी तो था, कॉस्ट तो मेरे वो गंदी थे, मेरे गिल्ट, मेरी गलतियां, वही तो मुझसे गलत काम करवाते थे। मेरी सोच विकसित विकृत को सोच, है ना। तो मुझे वो टेंथ स्टेप मुझे ना बड़ी अवेयरनेस लेके आया है मेरे अंदर। इतनी अवेयरनेस लेके आया ना कि मुझे आज अपनी सोच के ऊपर पता चल जाता है कि यार ये तो सोच क्यों रहा है ये। आई थिंक आई डोंट इवन इन अ जिफी आई गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई यू थिंकिंग सो मच, या व्हाई यू थिंकिंग अबाउट दिस वे। इस तरीके से क्यों सोच रहा है आशीष। सामने वाला व्यक्ति, सिचुएशन कुछ भी हो, है ना, उसने मुझे बड़ी स्वीकारता दी है यार, है ना। और सबसे ज्यादा, है ना, जो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सीख पाया हूँ यार, है ना, वो यही सीखा है कि मुझे आज की डेट में अपनी इन्वेंट्री लेनी है, मुझे किसी और की इन्वेंट्री लेनी नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा है, रिकवरी मेरी है। इस प्रोग्राम ने मुझे देखना सिखाया अपने आप को,
है ना। तो आई हैव लर्न दिस थिंग फ्रॉम स्टेप 10 कि यू हैव टू टेक योर इन्वेंट्री। वो सामने वाले की तो लेनी नहीं है कि वो बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तेरे हिसाब से नहीं कर रहा है ना। हिज लाइफ, लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग, है ना। इट्स योर इन्वेंट्री, तू कहाँ गलत है। अगर तू गलत है, एक्सेप्ट इट, डू इट। एंड वही 7वां कदम, है ना। तूने अगर तेरे अंदर लस्ट आ रहा है, तेरे अंदर धोखा किया, तेरे अंदर बेईमानी आई या बेईमानी की सोच भी आया, तो वो 7वां कदम, 7वें कदम के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करके उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करो। एंड आई डू इट। और 11वां कदम यार, आई थिंक मैजिकल स्टेप आई थिंक उसने तो मेरी इतनी मदद करी है कि मेरे अंदर जो वो शांत, मेरे मेरे ऐसा मेरे घर वाले, यही मेरे घर वाले, मेरे स्कूल में, मेरे रिपोर्ट कार्ड में हमेशा यही लिखा जाता था कि ही इज टू अ टॉकेटिव गाय, है ना। ये शांत नहीं बैठता है, ये एक जगह बैठता नहीं है, टिकता नहीं है। उस 11वें कदम ने ना मुझे बैठने का इंपॉर्टेंस समझाई, अपने साथ बैठने की इंपॉर्टेंस, कि अपने साथ बैठना, जो मैं अपने साथ बैठता ही नहीं था, क्योंकि मुझे डर लगता था ना, क्योंकि मेरे अंदर वो गिल्ट, इतनी कमियां थी। क्योंकि वही है ना, वो तीसरा कदम मेरे 11वें कदम में मैनिफेस्ट होने वाला है। और 11वें कदम में मेरे अंदर वो बेमानी चलती रहेगी, मेरे अंदर वो लस्ट के फैक्टर चलते रहेंगे, मेरे अंदर वो गुस्सा, नाराजगी चलती रहेगी, मैं ईश्वर से कनेक्शन बना ही नहीं पाऊंगा। तो तभी मैंने बोला 7वां कदम 11वें कदम को भी बहुत ना एक को डिपेंडेंट है। मैं 7वां कदम करूंगा, मेरे अंदर वो कैरेक्टर डिफेक्ट हटेंगे, तो मैं जाके 11वां कदम कर पाऊंगा अपना। तो उस 11वें कदम में मैं जब प्रार्थना और ध्यान में बैठता हूँ ना, आज प्रार्थना के मतलब ये नहीं है कि ईश्वर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं किसी चीज को लेके, सिंपली मेकिंग अ कनेक्शन टू माई हायर पावर। वो फेथ की बात की है कि 24/7 दैट फेथ शुड बी रनिंग ना इनटू यू। वो फेथ ना मुझे प्रार्थनाओं के माध्यम से मिला है। और मेडिटेशन, जहां मैं ना मेडिटेशन में बैठता हूँ, मुझे आई मीन यार ना, वो जब मेरे मेरे अंदर वो स्थिरता आई, वो स्थिरता मुझे नहीं पता वो क्या होता था, है ना। मैं जब अपनी मेडिटेशन में बैठा, स्टार्टिंग मैंने करी थी, तो मुझे ना सिर्फ ये लगता था, वो मैंने शुरू, अगर मैं बड़ी ऑनेस्टली बोलूं, मैंने शुरू इसलिए करी थी क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही समझ में आता था कि मेडिटेशन। मुझे लगता था कि और क्योंकि आध्यात्मिक प्रोग्राम है ना, देयर इज अ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी मुझे यही लगती थी कि भाई मेडिटेशन कर लो। खैर वो मैं किसी भी वजह से बैठा हूँ, लेकिन उसने मुझे ना, मैंने कहा ना, मेरे 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 ईश्वर ने मेरे लिए सब कुछ बड़ा प्लानिंग से किया था। मेरी रिकवरी बड़ी प्लानिंग से ईश्वर ने बड़ी डिसाइड की हुई थी। इसलिए मैं ना अपनी अपनी रिकवरी को मैं अपनी रिकवरी में 0.001 कुछ भी परसेंट ना अपना हिस्सा तो समझता ही नहीं हूँ। मुझे पूरा आज भी यकीन है और आगे भी यकीन है कि मेरी रिकवरी में सिर्फ मेरे और मेरे ईश्वर का हाथ है। ही इज द वन हु डिड इट, ही इज द वन हु चेंज्ड मी, ही इज द वन who took my character defects, he is the one who removed my alcohol, my alcoholism, he is removing। ऐसा नहीं कि मेरा अल्कोहलिज्म चला गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अंदर अभी भी डिफेक्ट है, और वो 10वें और ना और 7वें कदम के माध्यम से मैं उस पर काम करता हूँ। वो 11वें कदम ने मुझे मुझे मदद करी है अपने साथ बैठने के लिए, अपने अंदर स्थिरता लाने के लिए, है ना, और प्रार्थना के साथ एक ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। आज कुछ भी बात होती है ना, फर्स्ट थिंग आई डू इज टॉक टू माई हायर पावर। मुझे ये नहीं कि मेरी प्रार्थना के लिए एक समय फिक्स है, मैं कभी भी ईश्वर से बात कर लेता हूँ। दैट प्रेयर्स मींस टॉकिंग टू योर गॉड बेसिकली, एंड आई टॉक टू हिम इनटू माय माइंड, इनटू माय हार्ट। मैं 24, मैं जब भी और मुझे ना वो जो अकेलेपन से, मेरे जैसा शराबी अकेलेपन से बहुत डरता है, तो उस 11वें कदम ने ना मुझे उस अकेलेपन को ना मेरे एकांत में कन्वर्ट किया, सॉलिट्यूड में, वो सॉलेस में, जहाँ ना मैं आज अपने साथ कंफर्टेबल रहता हूँ। अपने साथ, जो इंसान अपने साथ, अगर मैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैं अपने साथ ही कंफर्टेबल नहीं था, अपने विचारों के साथ कंफर्टेबल नहीं था, अपनी सोच के साथ कंफर्टेबल नहीं था। उस 11वें कदम ने ना मेरी वहां मदद करी है। और आज मुझे नहीं पता यार वो कैसे हुआ, है ना। आज मैं ईश्वर के साथ, है ना, कैसे भी किस रूप में मुझसे बात करता है ना, लेकिन देर इज अ इंट्यूशन, देर इज ऑलवेज अ वॉइस इन माई हेड, द फर्स्ट वॉइस दैट कम्स, वो मुझे मेरे ईश्वर की लगती है। और मैं तभी सुन पाता हूँ उस ईश्वर की आवाज जब मेरे अंदर मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स नहीं चल रहे, बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। मेरे अंदर मेरे स्पॉन्सर बड़ा अच्छी बात बोलते हैं, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब जब मैं परेशान हूँ, जब जब मैं अपनी सेल्फ विल चला रहा हूँ, जब जब मैं अपनी मनमर्जी कर रहा हूँ, गॉड इज आउट ऑफ माई लाइफ। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब जब मैं अपनी चला रहा होता हूँ, मैं ईश्वर से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होता हूँ, मैं ईश्वर से बात भी नहीं कर रहा होता हूँ। मैं अपने ईश्वर मेरे दिमाग में होता ही नहीं है। तो when God is into my head, when God is into my soul, when God is into my heart, I think मैं तब fearless होता हूँ बिल्कुल। And that confidence I feel, है ना, I felt that confidence, है ना, of that, है ना, being with my higher power। I think this is amazing, है ना। वो कॉन्फिडेंस मुझे ना, मेरी बातों को, आज की डेट में मैं वो आशीष नहीं हूँ जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आज मैं अपनी नाराजगी भी एक्सप्रेस करता हूँ, है ना, लेकिन बड़ी विनम्र तरीके से। मैं अपनी अपनी बात को रखना सीखा हूँ इन कदमों के माध्यम से। सबसे इम्पोर्टेंटली, मैंने सबसे अच्छा, मेरे घर में इतनी बड़ी डिस्फंक्शनैलिटी है आज भी,
इतनी बड़ी डिसफंक्शनैलिटी है। मेरे मेरे 2 भाई घर पे नहीं है। मेरा एक भाई जो रिकवरी में, वो घर आना पसंद नहीं करता। वो इसलिए घर आना पसंद नहीं करता, वो बोलता है कि यार मुझे तो शांति चाहिए, मुझे तो आत्म शांति मुझे प्यारी है, मुझे तो ये फलाना है। उस घर में सिर्फ टेंशन ही होती है। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, मेरे घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर रहती है। वो घर पे आना पसंद नहीं करती। मेरी माता जी कैंसर पेशेंट है ना। और मैं अपनी माता जी के साथ रहता हूँ। और टुडे मैं आज अपनी माता जी का बिल्कुल ना, वेरी वेरी प्राउडली आई कैन से कि आई एम अ गुड सन टू माय मदर। क्योंकि मैंने देखा है मेरे और मेरी माता जी के बीच में जो रिश्ते ना, एक रिलेशन बना है ना। आई एम जस्ट लाइक ना अमेजिंग। वो जो आत्म शांति की ना लाइन है ना, कि मैं किसको बदल सकता हूँ अपने आप को। तो आई हैव सीन दैट थिंग है ना। मैं गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ, है ना। तो वो बोलते थे बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। मैंने जब अपने अंदर बदलाव किया ना, तब मुझे ना वो सामने वाले लोगों के अंदर ना बदलाव दिखे। मेरी माता जी के अंदर मुझे अपने प्रति बदलाव दिखा है। मुझे बड़ा लगता था मेरी माता जी मेरे बड़े भाई को, छोटे भाई को बहुत प्यार करती है। लेकिन आज मेरी माता जी मेरे ऊपर इतनी डिपेंडेंट है ना, वो अपने किसी बच्चे को इतना वो नहीं समझती। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई मॉम, आई थिंक इट्स टेरिफिक, है ना। मैं उनके मन की बात बोलता हूँ, वो मेरे मन की बात बोलती हैं आज की डेट में। हम लोगों के बीच में इतनी ट्यूनिंग है, इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो आई एम ब्लेस्ड कि ना आई एम एबल टू बी अ गुड सन नाउ, है ना, विच आई नेवर बीन। है ना। मैं आज की डेट में, पहले स्टार्टिंग में बड़ा रहा, मुझे बड़ी दिक्कतें होती थी कि ये मेरा बड़ा भाई नहीं आता, तो मैं हमेशा ये ले आना पड़ता है, वो ले आना पड़ता है। लेकिन मेरे स्पॉन्सर बड़े समझदार इंसान है। उन्होंने मुझे एक ही बात बताया, आशीष तू अकेला होता तो क्या करता, तू इकलौता होता, है ना। और शायद वो बात मेरे दिमाग में हिट हो चुकी है, फिट हो चुकी है कि भाई मैं इनका अकेला ही बैठा हूँ, तुझे इनको देखना है। और आई एम फील गुड, है ना। मैं बड़ा चिढ़ता था जब मैं, मेरे दोस्त लोग कहते थे ना कि हमारे तो बच्चे हैं, हम तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हमारे तो फलाना है, हम तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, है ना, हमारे बच्चे हैं, तुझे क्या पता। तो मुझे उस टाइम बड़ा इंश्योरिटी फील होता है। लेकिन अब मुझे आई फील प्राउड अबाउट दैट थिंग, कि यार मैं ना, माँ बाप की आज के टाइम पे कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। वाइफ, बच्चे ना, दे आर ना मैन मेड, है ना। कि वो तो शादी हुई, समाज ने डिसाइड किया शादी हो गई। आई एम टेकिंग केयर ऑफ समबडी, है ना, हु गिव बर्थ टू मी। आशीष में नहीं लेते, तो मैं उसके लिए प्राउड फील करता हूँ। मेरे स्पॉन्सर मुझे बोलते हैं यू फील प्राउड इन दैट वे आउट आउट आशीष। और मैं रियली फील प्राउड कि आई एम टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली, स्पेशली माई मॉम। मैं अपने घर को देख रहा हूँ। और है यार, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ओवर एम्बिशियसनेस या ना मेरे एम्बिशन, सॉरी, मेरे एम्बिशंस खत्म हो गए हैं, लेकिन वो लिमिटेड है। वो लिमिटेड इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हाथ में आज की डेट में क्या है, सिर्फ मेरे एफर्ट्स, रिजल्ट मेरे ईश्वर के हाथ में। और ये सब मेरे इन कदमों के माध्यम से आया है ना। वो 12वां कदम मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है। आफ्टर हैविंग अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, है ना, यू हैव टू पास ऑन द मैसेज एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दोस स्टेप्स इनटू योर लाइफ। वो मैं करता हूँ यार, अपने जीवन में लागू करता हूँ प्रिंसिपल्स को। जैसे शराब ने मेरे जीवन के हर स्फेयर को हिट किया था ना, वैसे इन प्रिंसिपल्स को मुझे अपने हर स्फेयर में लाना है, फॉर लाइफ। मैंने उनको लागू किया है, एंड व्हेन आई अप्लाई दोस प्रिंसिपल्स इनटू माय लाइफ, द स्टेप्स, ना, इट द रिजल्ट्स आर ट्रेमेंडसली डिफरेंट, है ना। आई एम एबल टू कॉप अप विद द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, जो मुझे पता भी नहीं होता, सडनली मेरे सामने आने क्या वाला है। आई एम प्रिपेयर्ड नाउ कि आई हैव स्टेप्स, आई हैव स्पॉन्सर, आई हैव गॉट फेलोशिप, आई हैव गॉट मीटिंग्स, आई हैव गॉट सो मच टू डू, सो मच टू हैंडल, है ना। मुझे आज की शराब की जरूरत नहीं है। तो यार इन 12 कदमों के माध्यम से ना, मैंने सिर्फ अपने शराब पे नहीं, अपने शराबीपन पे काम किया यार, है ना। और वो इसलिए ये वो ना, मैंने नहीं किया यार, और से बोलूं मैंने नहीं किया, है ना। इट वॉज ऑल गॉड्स ग्रेस, है ना। ईश्वर मेरे अंदर पता नहीं कैसे काम कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन आई एम हैप्पी कि आई एम कनेक्टेड टू माय हायर पावर, एंड रियली, है ना, आई एम एंजॉयिंग दिस लाइफ। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस लाइफ ना। कि आज मैं, मुझे ना इस बात का बिल्कुल भी दुख मैं नहीं बोलूंगा कि आई एम नॉट हैप्पी विद माई लाइफ। जहां मैं पहले पहले शराब पी के भी मुझे लगता था कि मेरी लाइफ नरक है, आज मैं बिना पिए भी मैं बोल सकता हूँ कि आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम कंटेंट, एंड आई एम लिविंग अ पीसफुल लाइफ, एंड वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ। मैं आगे की तरफ और बढ़ना चाहता हूँ यार, है ना। इस प्रोग्राम को और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने अभी बहुत कुछ किया नहीं है लाइफ में, इन प्रोग्राम स्टेप्स को लेकर मुझे पता है बहुत मेहनत करनी है। स्पेशली माई स्टेप 12, है ना, वो मेरा भी ना, वो बहुत कमजोर है अभी, है ना। डू आई डू इट, लेकिन मुझे खुद लगता है, मुझे मेरी अंतर की ना, मेरी 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 इनर कॉन्शियस बोलती है कि ना, फेथ विदाउट वर्क जो बोला जाता है ना, ईश्वर पे विश्वास है लेकिन ईश्वर का काम करना शायद मेरे लिए अभी बाकी है ना। उसको ना मैं और अच्छे तरीके से, आई हैव टू वर्क, आई हैव गॉट अदर प्रायोरिटीज राइट नाउ, है ना। कुछ जीवन यापन की मेरे साथ समस्या है, अभी मेरे पास शादी नहीं हुई है, मेरी जॉब नहीं है, तो मेरी वो प्रायोरिटीज है अभी, है ना। तो लेकिन मुझे जितना होता है, बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज में अपना उतना स्टेप 12वें कदम में ना पास इट ऑन करने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल। और ईश्वर का ना, बिल्कुल उसके लिए मैं ईश्वर पे ही निर्भर हूँ, कि ही विल बी वन ना, जो मुझसे ये सब करवाएगा, और बिल्कुल कराएगा, मुझे विश्वास है अपने ईश्वर के ऊपर।
और ना इन कदमों के माध्यम से एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ और एक सुखी जीवन जी रहा हूँ। थैंक यू पाइनियर ग्रुप, आपने मुझे कहने का मौका दिया। और साथी भाइयों, जो भी आपको अच्छा लगे आप लेके जाना, और कुछ भी अच्छा ना लगे आप यहीं छोड़ जाना। और कुछ भी मुझसे गलती हो गई हो तो एरर वुड बी माइन, इट वाज ऑल पर्सनल। थैंक यू सुगत भाई, आपने